everyone, welcome to Guru Institute Chandigarh. I am Dr. Deepa Bharadwaj, your chemistry faculty. आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट 2 के बारे में। लास्ट टाइम बात करी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बेसिक्स की बात करी है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम पार्ट 2 पे आ रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट करनी चाहिए। तो हम चल रहे हैं बेसिक्स से एडवांस के पास में, इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2 के लिए। लास्ट हमने बात की थी आपसे वर्नर्स थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि वर्नर्स थ्योरी के अंदर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट मिला था रिप्रेजेंटेशन का, है ना, कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हमने बात की है, आयनाइजेशन स्फीयर की हमने बात की है, लेकिन उस थ्योरी के अपने कुछ लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे? वर्नर्स थ्योरी ने बात की कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसके बाहर में आपके क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। सारे एग्जाम्पल्स की हमने लास्ट वीडियो में बात की है, लेकिन ये थ्योरी फेल थी ये बताने के लिए कि हमारी बॉन्डिंग किस टाइप की है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात तो की गई, लेकिन कैसे लिगेंड और मेटल बॉन्डिंग बनाते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं और किस टाइप से उनकी एनर्जीज आती हैं, स्पेक्ट्रा कैसे आता है, मैग्नेटिज्म कैसे पता चलता है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो वर्नर्स की थ्योरी बताने में, वर्नर्स जो पोस्टुलेट्स थे वो बता नहीं पाए थे, वो उनकी लिमिटेशन थी। तो जैसे ही किसी थ्योरी का लिमिटेशन आता है, हमें उसके आगे अपनी थ्योरी को एक्सटेंड करना होता है, समझने के लिए कि अब हम कौन सी थ्योरी से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कंपाउंड्स को। तो वर्नर्स थ्योरी के बाद में हमारे पास में आती है वीबीटी थ्योरी। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करने वाली हूं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे थे पहले, है ना। आपने देखा होगा सेंट्रल मेटल एटम की मैंने बात की थी, फिर मैंने लिगेंड्स की आपसे बात की थी कि लिगेंड्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, कैटायन हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली हम बता रहे हैं कि देखिए लिगेंड की जब आप बात करेंगे तो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लुईस डोनर होता है, बेस जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अच्छा जी, इसमें हम बात करते हैं अब चिलेशन की। चिलेशन इफेक्ट सुना होगा, चिलेट लिगेंड सुने होंगे, मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, ये सारे आपने वर्ड्स बहुत अच्छे से सुने होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एडवांस पे जाने से पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको बेसिक से इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी आज लिगेंड्स के बारे में। डेंटिसिटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो लिगेंड्स के अंदर एक डेंटिसिटी नाम का वर्ड आता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके पास में एक से ज्यादा अगर साइट्स होती हैं, मतलब लिगेंड की हम साइट्स की बात कर रहे हैं, तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी मैं बात करते हैं। हमारे पास में ये है NH2, NH2 मतलब ये एक नॉर्मल मैंने लिगेंड लिया है, यहाँ पे CH2 होगा। तो आप देखिए कि इस CH2 के अंदर यहाँ पे ये CH2 है, NH2 हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर फ्री होता है, बहुत ही अच्छा बेस है। तो देखिए अब ये लोन पेयर यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है और ये लोन पेयर यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से भी ये डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये कहाँ से डोनेट कर रहा है? लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, वो दो जगह से है ना। इनको हम बोलते हैं साइट्स। हम इसको क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं। तो एक साइट यहाँ से है और एक साइट यहाँ से होगी। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जो मेरा मेटल है वो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और इस वाले नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो डोनर एटम है, डोनर जो लिगेंड है, उसके पास में कितने एटम्स है, कितनी साइट्स हैं। डोनर लिगेंड की बात करेंगे, एटम नहीं बोलेंगे उसको, हम डोनर लिगेंड स्पेसिफिकली बोलेंगे, क्योंकि मेरे एक लिगेंड के अंदर एक और एक से ज्यादा बहुत सारी साइट्स भी हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, है ना। तो हम इसके एग्जांपल्स धीरे धीरे देखने वाले हैं, आपसे बात करेंगे इसके बारे में। तो डेंटिसिटी क्या होती है, जब लिगेंड के पास में मोर देन 1 साइट्स होती हैं। तो अगर आपके पास में सिर्फ एक साइट है, जैसे मैं बोलूं सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं NH3 का, अमोनिया का एग्जांपल है। अब यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट कर सकता है, हम सभी जानते हैं। तो ये क्या है, ये मोनोडेंटेट है। ये लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई होता है या बाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा,
हेप्टा, ओक्टा, नोना एंड डेका, ये हमारी लैंग्वेज होती है केमिस्ट्री में, इनको बताने के लिए 1 2 3 के लिए होती है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये मेरे पास में मोनोडेंटेट है, जब मैंने इसकी बात की है तो मेरे पास में ये बाइडेंटेट हो गया, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ कुछ इस टाइप से, NH2, ये मेरे पास में क्या होता है, हम इसको इन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 डाइथाइलिन डायमीन, मतलब क्या है, 2 इथाइल ग्रुप्स हैं और 2 इसमें अमीन ग्रुप्स हैं। ये भी मेरे पास में क्या होगा, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ साइट चेक करनी है। साइट आप कैसे चेक करेंगे, आप चेक करेंगे अगर उसकी, देखिए आपको देखना है कि लोन पेयर है कि नहीं, वो कहाँ से डोनेट कर पा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है। आपको किसी भी, अगर मैं आपको कोई भी लिगेंड दे देती हूँ, आप उसको विजिबिलिटी से, आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि इसके पास में कितनी डोनर साइट्स हो सकती हैं। लोन पेयर फ्री होना चाहिए, ऑक्सीजन जहां पे आएगा, नाइट्रोजन जहां पे आएगा, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास में, ये मोस्टली क्या होते हैं, बायोडेंटेट्स होते हैं, ट्राइडेंटेट्स होते हैं। तो ये मेरे पास में फिर से क्या हो गया, बायोडेंटेट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसकी चेन थोड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पे मैंने बात की थी सिर्फ 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मेरा ये इन होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, यहाँ पे देखिए NH2 NH2। अच्छा जी, अब हमारे पास में आ जाएगा COO नेगेटिव, और अगर मैं बोलूं COO नेगेटिव, यहाँ पे देखिए O नेगेटिव क्या है, इसके पास लोन पेयर्स भी हैं हमेशा, तो जो लोन पेयर होगा वो यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 डोनर साइट्स हैं। इसी टाइप से आपको लिगेंड्स के बारे में पता करना है, डेंटिसिटी, यही इनकी डेंटिसिटी होती है, जिसमें जितनी डोनर साइट ज्यादा होगी वही उसकी डेंटिसिटी है। तो मोनोडेंटेट की हमने बात की है, बायोडेंटेट की EDTA, आप जाकर चेक करिए EDTA के बारे में। ये मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ कि बेसिक्स क्या है। ये देखिए बहुत ही बेसिक सी बात है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ वो यही है कि आपको अपने लिगेंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको लिगेंड्स के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्ट लिगेंड्स की बात करेंगे, हार्ड लिगेंड्स की बात करेंगे। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात की थी हसाब प्रिंसिपल की, जिसने हमें क्या दिया था, HH, हार्ड एसिड हार्ड लिगेंड्स। वहां पे भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि क्या हम हार्डनेस की जो बात करते हैं, सॉफ्टनेस की बात करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, कौन से लिगेंड्स हार्ड होते हैं, कौन से लिगेंड्स सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जरूर पता होना चाहिए, है ना। EDTA होता है, जाके चेक करिए उसमें क्या होता है। उसमें हमारे पास में 2 नाइट्रोजन की साइट्स होती हैं और 4 ऑक्सीजन की साइट्स होती हैं। तो टोटल ये क्या बिहेव कर सकता है, टोटल ये हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है, पर करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि मेटल क्या चाह रहा है। देखिए जब भी आप कनेक्ट कराते हैं, कोऑर्डिनेट कराते हैं, तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज को देख के ही लास्ट एक कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है। तो मेटल की इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर मान लेते हैं 3D सीरीज की बात करते हैं, उनके पास में +2 चार्ज होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है 3D सीरीज को, मतलब वो मैक्सिमम जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो 6 बनाते हैं। तो वहां पे मेरे पास में अगर 8 लिगेंड, अगर हम कोई 3D सीरीज का मेरे पास में मेटल है और हम 8 लिगेंड लेके आएंगे तो भी वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही बनाएगा। इसीलिए लिगेंड कितनी डेंसिटी दिखा रहा है वो मेटल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो लिगेंड है हो सकता है कि वो हेक्साडेंटेट हो, लेकिन वो बिहेव कैसे करेगा, टेट्राडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, बायोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है, हो सकता है वो मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करे। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। हम एग्जांपल्स लेंगे और उन्हीं से हम समझेंगे। तो देखिए इसमें लिख रहा है कि 2 डिफरेंट साइड से अगर कर रहा है तो अच्छा जी। अब एम्बीडेंटेट, एक यहाँ पे एम्बीडेंटेट वर्ड आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेट को समझना। एम्बीडेंटेट का मतलब होता है कि डोनर साइट्स तो एक से ज्यादा होगी, लेकिन एक टाइम के ऊपर वो जो लिगेंड है वो अपनी एक ही डोनर साइट से कनेक्ट कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल के साथ में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं NO2 या फिर NO की मैं बात करूं, यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरा यहाँ पे हो सकता है NO2 की अगर हम बात करेंगे, मैं NO2 की आपसे बात यहाँ पे करते हैं, इसको डिस्कस। एंड देखिए NO2, N यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O नेगेटिव। तो मैं बात कर रही हूँ ये मेरा मेटल है, अब इसने सिर्फ इसके साथ में कोऑर्डिनेट किया, यहाँ से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था। सेकंड में लेके चलती हूँ NO2, मतलब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है इसमें, इस तरीके से किया, है ना। तीसरा हम कैसे कर सकते हैं कि मेरा
N डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, और ये मेरा मेटल है, हो सकता है वो यहां से कोऑर्डिनेट करे। इसका मतलब क्या है, मेरा NO2 के अंदर क्या है, 3 कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं। इसका ये ट्राइडेंटेट, इसको मैं बोलूंगी ट्राइडेंटेट सिस्टम है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक टाइम पर वो सिर्फ मोनोडेंटेट की तरह ही बिहेव करेगा, है तो ज्यादा डोनर साइट्स, बट एक टाइम पे वो एक ही डोनर साइट के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट बोलते हैं। एम्बीडेंटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है ना। और ये क्या बनाते हैं, एम्बीडेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं वो लिंकेज आइसोमर्स बनाते हैं। लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं, वो आइसोमर्स जिसमें सब कुछ सेम होता है। अगर आप देखोगे इसमें भी मेटल है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। यहाँ पे हमारे पास में लिगेंड सेम है तीनों के अंदर, यहाँ पे लिगेंड सेम, यहाँ पे लिगेंड सेम, यहाँ पे लिगेंड सेम, बॉन्डिंग भी सेम है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग हो रही है। डिफरेंस क्या है कि मेरा लिगेंड कहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन सी साइट से। तो जब आपकी साइट्स डिफरेंट होती हैं और उसके अलावा पूरा का पूरा बॉन्डिंग सेम है, मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, तो इससे क्या बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर जो एम्बीडेंटेट्स बनाते हैं वो लिंकेज आइसोमर्स बनाते हैं, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। हमने आपसे बात की है, हम आ गए यहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने एम्बीडेंटेट की बात कर ली, इससे आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स आती हैं, तो बेसिक बस मैंने बताने की, हम ट्राई कर रहे हैं कि कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर्स वो ले सकता है। केमिकल बॉन्डिंग, फिर से केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज केमिकल बॉन्डिंग को जाकर देखिए, पढ़िए। हम यहाँ पे आपको बेसिक चीजें बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि केमिकल बॉन्डिंग का आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स आपको चाहिए हमसे, तो प्लीज आप कमेंट में हमें बताइए कि केमिकल बॉन्डिंग भी आपको समझना है, तो हम उसके लेक्चर्स भी फिर आपको कराएंगे। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है जब हमारे पास में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। हमने देखा है ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। यहाँ पे क्या होता है, 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं और 2 क्या बनते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, अबोव एंड बिलो द प्लेन। जब अब आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा जी, अब ये है टेट्राहेड्रल और ये है स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों ही किससे बनते हैं, अगर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 टाइप के बन सकते हैं, टेट्राहेड्रल भी बन सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा, हम जब वीबीटी की बात करेंगे तो मैं आपसे समझाऊंगी इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की। कोऑर्डिनेशन 5 हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है, ट्रायगोनल बाया पिरामिडल, ऊपर एंड नीचे फिर से क्या आएगा, अबोव एंड बिलो द प्लेन आपका लीगेंड आता है। और अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो जो अबोव प्लेन वाले लीगेंड्स होते हैं वो एक पिरामिड बनाते हैं। सिमिलरली जो नीचे वाला लीगेंड होता है वो भी एक पिरामिड बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायगोनल, क्योंकि ये तो ट्रायगोनल के जैसे हो गया एंड ऊपर और नीचे से हमें क्या मिलता है, पिरामिड्स मिलते हैं। और बाई का मतलब होता है 2, तो एक ऊपर से पिरामिडल जैसा बन रहा है और एक नीचे से बनता है, इसीलिए इसका जो नाम है, आप नाम से ही स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो प्लीज कुछ भी क्रैम नहीं करना है, समझना है। आप कनेक्ट करिए, ट्रायगोनल हो गया, बाय हो गया, पिरामिडल हो गया, 2 पिरामिड्स बन रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर से चलते हैं कि मेरा टीबीबी बनेगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, या फिर हमारा बन सकता है स्क्वायर पिरामिडल। ये नाम क्यों आया फिर से समझना है, स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, 4 तो आ गए इक्वेटोरियल में और 1 आ गया अबोव द प्लेन, या फिर आप इसको बिलो द प्लेन, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो एक ही पिरामिड बनेगा क्योंकि एक ही लीगेंड है ना, इसीलिए इसको बोला गया स्क्वायर पिरामिडल। ये जियोमेट्रीज की हमने बात की है। नॉर्मल हमारे जो जिनका साइज छोटा होता है, 3D सीरीज वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 में को सेटिस्फाई करते हैं, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आते हैं। 5D एंड 6D सीरीज में हमारे पास में 8, 10, 12 ये उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। तो जितना साइज बड़ा होगा उतने ही ज्यादा लीगेंड्स को वो क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं कोऑर्डिनेट कराने के लिए, इसीलिए बड़ा साइज होगा तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, या फिर अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तब भी वो ज्यादा लीगेंड्स को होल्ड करके रख सकता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपसे इसके बारे में बात की है ना। अच्छा जी, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक की बात कर रहे हैं। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक की बात करेंगे, इसके मतलब क्या होता है कि अगर आपका मेटल सिर्फ एक टाइप के लीगेंड से कनेक्टेड है तो वो होमोलेप्टिक होते हैं। अगर आपका मेटल मोर देन 1 लीगेंड्स को होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब कि क्या हो सकता है कि 4 NH3 हैं, 2 CN है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के अगर लीगेंड्स आते हैं तो हम उनको बोलते हैं हेट्रो। होमो का वर्ड ही होता है सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट है ना। तो ऐसे अपने वर्ड्स को कनेक्ट करना है।
इसके बाद में हम बात करते हैं आपसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक पूरा आइडिया दे रही हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। EAN रूल या फिर इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं। आपको क्या करना है इसके अंदर, हम इसके अंदर अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो भी एंटाइटीज हैं, मतलब जितने मेरे मेटल्स हैं उस पर कितना चार्ज होगा, तो उसका पूरा का पूरा आपको क्या लेना है, उसके नंबर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर और कितने हैं हमारे लिगेंड के अंदर, टोटल उनको ऐड करना है, और वही मेरा EAN रूल है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। हमने लिया है किसका, कोबाल्ट CONH3 और ये हो जाएगा मेरा 6 और यहाँ पे है +3 का मतलब क्या है, NH3 तो मेरा न्यूट्रल होता है, 0 हो जाएगा, तो हम चार्ज निकालेंगे तो कोबाल्ट +3 होता है। अब आपको आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है, ध्यान में एकदम से आना चाहिए। 27 होता है, 27 होगा कोबाल्ट का, तो 3D7 4s2 कोबाल्ट का होता है, इसीलिए कोबाल्ट 3 प्लस का कितना होगा 3D6 है ना। तो वैलेंस शेल को लेके चलते हैं, मैं यहाँ पे इसको लेके चलती हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। अब NH3 कितने हैं हमारे पास में, 6 NH3 है, और एक अमोनिया क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और टोटल अमोनिया कितने हैं 6, तो ये क्या हो गया 6 + 12 18 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहा है। EAN रूल यही कहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब क्या, आप एटॉमिक नंबर तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो एक एटम के लिए होता है, तो कोऑर्डिनेशंस की जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो उसमें हम बोलते हैं इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि मेरी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको लिगेंड्स मिलेंगे, मेटल मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे कि मेरे पास में कितने वैलेंस शेल है ना, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, तो अगर 6 आ रहे हैं तो 6 हो गया मेरा। फिर कितना दे रहा है, लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो आएंगे इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग आती है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आती है अगर मैं वैलेंस शेल को करती हूँ। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, मैं यहाँ पे कह रही थी कितना होता है इसका, 27 होता है, तो 3 निकल गए, तो उसमें से क्या हो गया 24 आ गया। 24 में 24 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे कोबाल्ट 3+ के पास में है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3+ के पास में 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अमोनिया से कितने आ रहे हैं, 6 अमोनिया से 12, तो 24 + 12 36 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये क्या होता है, आप बेशक से टोटल काउंट कर लो, बट मैं बोलूंगी आपको ज्यादा पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को लीजिए, लिगेंड्स कितने दे रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल एडिशन, एक सिंप्लीफिकेशन है ये मैथ्स का, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप इस टाइप से क्या निकाल सकते हैं, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, बात करेंगे आपसे बहुत ही फास्ट। मैं इसको एक बेसिक उसमें बताना चाह रही हूँ कि अगर मेरा कैटायन है तो कैटायन मेरा हमेशा आगे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और जब आप उसकी नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो हमेशा हमें कैटायन को सबसे पहले लिखना है। सिमिलरली एनायन, जो फ्री एनायन होता है मेरा, वो कहाँ आता है, बाद में आता है, हमें अच्छे से पता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एनायन होगा वो बाद में आता है, कैटायन फ्री कैटायन होता है वो आगे आता है। तो नेमिंग के अंदर जो आगे है वो आगे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कैटायन है तो हमने पहले कैटायन को लिखना है, और बाद में मेरा एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में आता है, इसीलिए हम लास्ट में क्लोराइड लिखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मेरा लिगेंड की नेमिंग सबसे पहले होती है। जब मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूंगी तो हम लिगेंड की नेमिंग पहले करेंगे, मेटल को बाद में करते हैं, और मेटल की जब नेमिंग करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें रोमन्स में दिखाना है, इस टाइप से दिखाना है। तो देखिए इसके अंदर मेरे पास में क्या है, साइनाइडो कितने हैं, 6 हैं, हेक्सा आ जाएगा, मैंने बताया है, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा और फिर पेंटा एंड देन हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा होता है। अच्छा जी, लिगेंड्स को क्या करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, तो इसी टाइप से साइनो, हेक्सा, साइनो। उसके बाद में फेरेट, Fe यहाँ पे क्या है, 3+ में है, Fe+3 स्टेट में है, इसको हम बोलते हैं फेरेट, और ये यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको जरूर मेंशन करना है। इसमें चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करें कोबाल्ट की, लेकिन लिगेंड क्या है मेरा, EN, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन बोलेंगे। और क्योंकि इसमें डाई ऑलरेडी आ गया है, देखिए इस नाम के अंदर ही हम अपना ये वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, इसीलिए जब ऐसा हो जाता है कि आपका ऑलरेडी
मोनो, डाई, ट्राई कुछ भी आपके लिगेंड के अंदर ही आ गया तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको बोलेंगे ट्रिस बोलेंगे। अब हम ट्राई नहीं बोलेंगे, ट्रिस बोलेंगे। तो ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही बोलते हैं, और क्योंकि ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस 3 को हम रोमन में इस टाइप से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये बता दिया है अल्फाबेटिकली, अगर आपके पास में एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं तो जो अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले आता है उसका नेमिंग पहले होगा और लिगेंड के बाद में हमें ओ लगाना होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं निकिल Cl2 H2O2। अब देखिए ये एक्वा होता है और ये मेरे पास में क्या होता है, क्लोरो होता है। H2O को एक्वा बोलते हैं, तो ये 4 है। एक्वा ए पहले आता है तो टेट्रा एक्वा, देन क्लोरो कितने हैं, डाई क्लोरो निकिल, एंड निकिल कौन सी स्टेट में है, यहाँ पे +2 की स्टेट में है तो ये लगा देंगे हम +2 के लिए, है ना। तो मोनो, डाई, ट्राई, ट्रिस, टेट्रा किस, ये सारे किसके लिए होते हैं, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेशन के IUPAC नोमेनक्लेचर में आते हैं। जाकर आप देखिए, बहुत ही बेसिक सी चीज है, क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नोमेनक्लेचर हमारा किस टाइप से होता है, और बहुत ही इजी है। मुझे तो ये लगता है कि जो चीज इजी है उसको तो सबसे पहले ही कर लो, है ना। अगर ब्रिजिंग में कुछ भी आता है तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से आपको क्या करना है, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करना है, और जिसका नाम पहले आएगा आपको नोमेनक्लेचर करते टाइम जरूर ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल सीरीज को आपको फॉलो अप करना है। ये सारी बात हमारी नोमेनक्लेचर की ही हो रही है, आप इसको ध्यान से देखिए, हमें किस टाइप से नेमिंग करनी है, हम कैसे लेकर आएंगे, बेसिक चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, कोई भी चैप्टर आप करते हैं आपको सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप कहीं से भी देख सकते हैं, नोमेनक्लेचर अपने आप में ही बहुत सारे एग्जांपल्स देके रखे होंगे, तो प्लीज नोमेनक्लेचर का बेसिक आपको बता दिया है, आप लिगेंड्स के बारे में जाके देखिए, और आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज इनके बारे में क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब मैं इंपॉर्टेंट आती हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, वो हमारा आज का मेन टॉपिक था, और मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। हमने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे पहले हम बात कर रहे थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम क्या निकालते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, फिर हमें उसमें फिल करना होता है स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन वहां पे वो थ्योरी फेल हुई थी क्योंकि उसने बॉन्डिंग को ठीक से नहीं बताया था, लिमिटेशंस थे। तो VBT आया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसने हमें बताया था कि हम कैसे अच्छे से स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई थी, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपने कुछ पोस्टुलेट्स थे, और इन्होंने हमें क्या बताया कि हमारे पास में पहला पोस्टुलेट है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है जिसमें लिगेंड कोऑर्डिनेट करता है मेटल के साथ में। वर्नर्स थ्योरी की बात चल रही है अभी, है ना। तो कोई भी थ्योरी लिमिटेड तो हो सकती है बट ऐसा नहीं होता कि उसको फॉलो नहीं किया जाता, नहीं, बिल्कुल हम फॉलो अप करते हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम के पास में ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी तो कोई देगा ना। आपके पास में खाली सीट होगी, आप बस में जाके तभी बैठ सकते हैं जब आपको कोई वैकेंट सीट मिलेगी, ठीक है, तभी तो आप किसी को ऑफर करेंगे कि आइए यहाँ बैठिए, आपके पास वैकेंट होनी चाहिए वो सीट, है ना। तो सिमिलरली अगर मेटल को एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहां पे क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, जैसे हम MOT में बात करेंगे सिग्मा स्टार होते हैं, पाई स्टार होते हैं, तो वैकेंट ऑर्बिटल्स आपके जरूर होने चाहिए वहां पे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं। देखिए VBT में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, sp ऑर्बिटल सुना है, sp d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाइब्रिड किसको बोलते हैं, जो अलग अलग होते हैं वो मिक्स करके एक टाइप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो VBT थ्योरी ने कहा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को के साथ में मिलके एक दूसरे के साथ में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हाइब्रिडाइज करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, है ना। और जो नए ऑर्बिटल्स होते हैं वही कोऑर्डिनेट करते हैं फिर किसके साथ में, लिगेंड के साथ में। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मेटल्स के जो हमारे पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारी बात हो गई है, इसके मतलब इसमें जो मेन बात जो मैं करना चाह रही हूँ वो यही है हमारे पास में, कि हमने देखना है कि किस टाइप से हमारे लिगेंड्स जो होते हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मेटल के पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे पास में यहाँ पे क्या होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 3D सीरीज की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये क्या होता है, 3D में n बोल देती हूँ, यहाँ पे मैंने n बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया 4s2 बोल दिया, और हम इसके बाद में ये होती है हमारे पास में मैक्सिमम टाइम 3 0 से क्या होता है
3D और क्या होता है 1 to 10 होता है, फिर उसके बाद में 4s2 होता है। 3D सीरीज के अंदर ऐसा ही होता है ना। तो आप देखिए 4s के पास में क्या है, बेशक से फील्ड है 4s, लेकिन 4p भी होता है एंड 4d भी होता है यहाँ पे। बेशक से ये दिखते नहीं है लेकिन साथ तो चलते हैं ना, क्योंकि वो सेम अगर आपका n इज इक्वल टू 4 है तो 4 के पास में p भी होता है और d भी होता है। सिमिलरली आप 3D देखिए तो 3D से पहले क्या आता है, 3p आता है और क्या आता है, 3s आता है ना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, वीबीटी थ्योरी ने बोला कि आपके पास में ये वैकेंट ऑर्बिटल होने ही होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3D के ऑर्बिटल्स होते हैं, s ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ में मिलके, पहली बात तो है कि उनको वैकेंट होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि जब वो वैकेंट होते हैं तो वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी एनर्जी को, और क्या फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करेंगे, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल्स आ गए, है ना, तो एक s ऑर्बिटल और 3p मिला के क्या बनाते हैं, sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी वहीं पे क्या है, कनेक्टेड होने वाला है हमारा यहाँ पे। और इसमें बहुत सारी बातें इन्होंने की है कि अगर मेरे पास में d ऑर्बिटल, देखिए ये तो हमारी मेन बात हो ही गई, यहाँ पे तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो अगर ये खाली होंगे, है ना, ये खाली हैं, तो ये क्या बनाता है, आउटर ऑर्बिटल वाले क्या होते हैं, यूज होते हैं, मतलब कि फिलिंग यहाँ पे होगी, इनको क्या बोलते हैं हम, आउटर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अगर लेकिन मैं बोलूं कि मेरे ये 3p खाली है तो 3d खाली है, तो हो सकता है ना ऐसा भाई। अगर इसके बाद में जो हो रहा है, जो बाहर की तरफ है, उनको आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूं मेरे अंदर वाले ही वैकेंट है, 3D मेरा खाली पड़ा हुआ है, 4s मेरा ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ है, तो अगर अंदर वालों को हम यूज करेंगे तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, वर्ड से ही पता चल रहा है। आउटर ऑर्बिटल मतलब बाहर के ऑर्बिटल्स को यूज करना, इसीलिए मैंने आपको 3D के अंदर वाले इनर ऑर्बिटल्स को भी शो किया है यहाँ पे, और हमने बाहर वालों को भी शो किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अगर बाहर के ऑर्बिटल्स फ्री होंगे तो वो हाइब्रिडाइज होंगे और क्या बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास में ऑलरेडी इनर ऑर्बिटल वाले वैकेंट हैं, तो जो फिलिंग कैसे होगी, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का हम यूज करते हैं। आप इन दोनों को जाके प्लीज चेक करिए, उससे हमें पता चलता है कि जो पहले आएगा ऑर्बिटल उसकी फिलिंग पहले होती है। तो अगर मेरा अंदर वाले ही वैकेंट हैं तो पहले फिलिंग इन्हीं की होती है, यही हाइब्रिडाइज होंगे। तो जो अंदर वाले अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर और बॉन्डिंग के अंदर, तो हम उनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज का हम पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में मैं आपको स्टार्ट से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराने वाली हूं, तो बने रहना है इस सीरीज में हमारे साथ में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सीरीज में। आज हमने बहुत सारे नई टर्म्स को यूज किया है, जैसे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, हंट्स रूल आपको पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन का। आज का आपको होमवर्क क्या करना है, इस वीडियो को देख के आपको जाना है और हाइब्रिडाइजेशन की देखना है कि किस टाइप से हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, sp3 कैसे बनता है, फिर उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है ना। अगर हम बोलेंगे उसके बाद में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होती है उसकी ज्योमेट्री, या फिर d2sp3 होती है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमें केमिकल बॉन्डिंग से पता चलती है। कोऑर्डिनेशन करने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग आनी ही आनी चाहिए। यहाँ पे हम आपको एग्जांपल्स कराने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में वीबीटी थ्योरी कंप्लीट कराएंगे और उसके सारे एग्जांपल्स को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आपको इस सीरीज में बने रहना है, प्लेलिस्ट को आप देखते रहिएगा स्टार्ट से, और उसके बाद में हम अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे नेट में गेट एग्जाम्स में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वीडियोस देख पा रहे हैं और आपके लिए ये फुल आप एकदम से पूरा लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है, कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी जगह अवेलेबल है। अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपको दोनों टाइप का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लासेस होती है, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, और साथ में ही हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस हमारे हैं नेट के, गेट के, जैम के, टाइफल, जितने भी एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, हम सारे उन क्वेश्चंस को लेते हैं और आपको सोल्व करा के देते हैं, ताकि
ताकि आपको प्रीवियस ईयर का फुल आपके सोल्ड पेपर्स आपको मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम क्वालिफाई करें, JRF क्वालिफाई करें, गेट क्वालिफाई करें, यही हमारा मोटिव है। तो इसीलिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच।